दोस्तों, नेपाल में इस वक्त जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है। यह हिमालय की उस ताकत की तस्वीर है जिसके सामने इंसान की बनाई सड़कें, पुल, मकान और बिजली परियोजनाएं कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गई। 26 अगस्त की सुबह नेपाल चीन सीमा के पास अचानक एक ऐसा फ्लैश फ्लड आया जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ नेपाल का रसुआ जिला और इसके बाद भोटे कोसी और त्रिशूली नदी की घाटियां। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी बारिश हो रही थी और धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ रहा था। पानी और मलबे का एक बेहद तेज सैलाब अचानक पहाड़ों से नीचे आया। शुरुआत में आशंका जताई गई कि शायद भूकंप के कारण यह तबाही हुई है, लेकिन बाद में वैज्ञानिक विश्लेषण और अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के आकलन से तस्वीर काफी हद तक साफ हुई। जो भूकंपीय संकेत रिकॉर्ड हुआ था वह खुद ग्लेशियर और चट्टानों के टूटकर गिरने से पैदा हुआ था। यानी शुरुआती जानकारी के उलट भूकंप इस आपदा की वजह नहीं बल्कि ग्लेशियर के टूटने से पैदा हुआ प्रभाव माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे घाटी में गिरा। उसके साथ बर्फ, चट्टान, मिट्टी और पानी की बड़ी मात्रा नीचे आई। यही मलबा लेहंदे नदी में पहुंचा और वहां से भोटे कोसी नदी में चला गया। इसके बाद जो हुआ उसे समझना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ पानी नहीं था, पानी के साथ बर्फ थी, बड़े बड़े पत्थर थे, पहाड़ की मिट्टी थी और भारी मात्रा में मलबा था। इस वजह से यह सैलाब एक सामान्य बाढ़ से कहीं ज्यादा विनाशकारी बन गया। ICIMOD के मुताबिक भोटे कोसी इलाके में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और त्रिशूली नदी में कुछ जगहों पर करीब 30 मिनट के अंदर पानी का स्तर लगभग 9 मीटर तक ऊपर चला गया। मलेखू इलाके में भी लगभग इसी दौरान करीब 7 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई। अब जरा सोचिए, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, इतने कम समय में अगर नदी कई मीटर ऊपर उठ जाए तो लोगों को घर खाली करने, सामान निकालने या सुरक्षित जगह पहुंचने का कितना समय मिलेगा। यही कारण है कि रसुआ से लेकर नुआकोट और त्रिशूली नदी के नीचे के इलाकों तक तबाही बहुत तेजी से फैलती चली गई। सड़कें टूट गई, पुल बह गए, गाड़ियां मलबे से दब गई, कई घरों की छत तक गाद भर गई। कुछ जगहों पर पूरी की पूरी बस्तियां मलबे के नीचे दिखाई दे रही है और सबसे डरावना दृश्य उस इलाके का है जहां सड़क और बाजार हुआ करते थे। अब वहां सिर्फ मिट्टी, पत्थर और टूटी हुई इमारतों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के साथ चीन की सीमा पर स्थित प्रमुख बॉर्डर क्षेत्र भी इस आपदा की चपेट में आया। वहां का इमिग्रेशन और ट्रांजिट क्षेत्र भी मलबे से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री भी गुजरते हैं, इसलिए इस आपदा में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों और भारतीय तीर्थ यात्राओं के फंसने की खबर सामने आई है। भारत के लिए भी यह खबर बेहद गंभीर है। 27 अगस्त तक भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में करीब 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया था, जबकि तमिलनाडु से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके अलावा करीब 200 भारतीय चीन के तिब्बत वाले हिस्से में सहायता की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह एक जरूरी बात समझनी होगी, लापता लोगों का आंकड़ा और मृतकों की संख्या लगातार बदल रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि कई इलाकों में सड़क और संचार व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। इसीलिए अभी किसी भी अंतिम संख्या को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। नेपाल सरकार ने विदेशी नागरिकों से जुड़ी जानकारी, खोज और राहत कार्य को समन्वित करने के लिए एक विशेष इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी बनाई है और लोगों से अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ग्लेशियर का टूटना एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक जिस बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं वह है हिमालय का तेजी से गर्म होना। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2011 से 2020 के बीच इस क्षेत्र में
ग्लेशियरों के बर्फ खोने की रफ्तार पिछले दशक की तुलना में करीब 65% ज्यादा थी। नेपाल में भी पिछले कुछ दशकों में ग्लेशियरों के बर्फीले हिस्से में बड़ी कमी आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि केवल जलवायु परिवर्तन की वजह से 26 अगस्त की घटना हुई। ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन गर्म होता हिमालय ग्लेशियरों, बर्फ, परमाफ्रॉस्ट और पहाड़ी ढलानों को ज्यादा अस्थिर बना सकता है। इसलिए ऐसी घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। और इसके साथ जुड़ जाता है दूसरा सवाल, हिमालय में विकास का मॉडल। नेपाल को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पर्यटन चाहिए। भारत को भी पहाड़ी इलाकों में सड़कें, सुरंगें, बिजली और कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इन परियोजनाओं की योजना बनाते समय क्या हम यह देख रहे हैं कि नदी अपना रास्ता बदल सकती है, पहाड़ खिसक सकता है, अचानक फ्लैश फ्लड आ सकती है? क्योंकि जब नदी उफनती है तो वह यह नहीं देखती कि सामने सरकारी इमारत है, होटल है, सड़क है या बिजली परियोजना। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा सकती है। नेपाल में भी बाढ़ और भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई है। 2024 में भी भारी बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और अरबों नेपाली रुपये का नुकसान हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने उसी साल नेपाल की आपदा रोधी क्षमता और शुरुआती चेतावनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए $150 मिलियन की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। लेकिन यह एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि हर ग्लेशियर के टूटने से 30 मिनट पहले मोबाइल पर संदेश आ ही जाएगा। अगर कोई विशाल बर्फ और चट्टान अचानक घाटी में गिरती है और नदी का पानी कुछ ही मिनटों में कई मीटर ऊपर पहुंच जाता है तो चेतावनी देने के लिए समय बहुत सीमित हो सकता है। इसीलिए सिर्फ अलर्ट सिस्टम बनाना काफी नहीं है। हमें पहाड़ों की लगातार निगरानी चाहिए, ग्लेशियर की निगरानी चाहिए, नदियों के जलस्तर की रियल टाइम निगरानी चाहिए, सीमा के दोनों तरफ डेटा साझा होना चाहिए और सबसे जरूरी, खतरे वाले इलाकों में निर्माण की नीति बदलनी होगी। क्योंकि अगर नदी के संभावित रास्ते में घर बना दिए गए और फिर सरकार कहे कि हमने मोबाइल पर चेतावनी भेज दी थी, तो सवाल यह है कि लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने का रास्ता भी दिया गया था या नहीं। नेपाल और चीन के बीच जो कुछ हुआ उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। हिमालय की नदियां सीमा देखकर नहीं बहती। नेपाल से निकलने वाला पानी आगे भारत में प्रवेश करता है। त्रिशूली और दूसरी नदियों में आई असामान्य बाढ़ का असर नीचे के इलाकों में भी महसूस हो सकता है। यही कारण है कि हिमालय से जुड़ी आपदाओं को सिर्फ नेपाल की समस्या मानना सही नहीं होगा। यह भारत, नेपाल, चीन और पूरे हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र की साझा चुनौती है। और इस समय सबसे पहली प्राथमिकता राजनीति नहीं, इंसान है। जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें निकालना है, जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाना है, जिन परिवारों का अपने लोगों से संपर्क टूट गया है उन्हें सही जानकारी देनी है, और जिन इलाकों में सड़कें और पुल टूट चुके हैं वहां हेलीकॉप्टर और दूसरे रास्तों से यह राहत पहुंचानी है। भारत ने भी राहत सामग्री भेजने और प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन इस समय भारत को नेपाल के साथ सिर्फ पड़ोसी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे देश के रूप में खड़ा होना चाहिए जिसका अपना भविष्य भी हिमालय की स्थिरता से जुड़ा है। नेपाल की इस त्रस्ती से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, ग्लेशियर को आदेश नहीं दिया जा सकता, नदी को हमेशा के लिए एक ही रास्ते में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है बेहतर निगरानी से, बेहतर चेतावनी से, सुरक्षित निर्माण से, सीमा पर डेटा साझा करने से, और सबसे ज्यादा इस सोच को बदलकर कि हर पहाड़ सिर्फ निर्माण की जगह है और हर नदी के किनारे सिर्फ विकास की संभावना। हिमालय कोई सामान्य जमीन नहीं है, यह एक जीवित और लगातार बदलती हुई पर्वत श्रृंखला है। आज नेपाल में जो हुआ वह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह पूरे हिमालय के लिए चेतावनी है। अगर हमने इस घटना से सिर्फ राहत और बचाव का सबक लिया तो कुछ साल बाद फिर कोई दूसरी घाटी इसी तरह तबाह हो सकती है। लेकिन अगर हमने इससे यह सीखा कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए तो शायद इस त्रस्ती में जान गंवाने वाले लोगों के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। नेपाल इस समय एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। इस वक्त उसे दोषारोपण नहीं, मदद चाहिए, उसे राहत चाहिए, उसे बचाव चाहिए और उसे अपने पड़ोसी देशों का साथ चाहिए। क्योंकि हिमालय में आई आपदा की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती। आज पानी नेपाल में बहा है, कल उसका असर भारत तक पहुंच सकता है।
और इसीलिए नेपाल की यह त्रासदी सिर्फ नेपाल की त्रासदी नहीं है, यह पूरे हिमालय की चेतावनी है।